जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज़ में बात की थी मैंने कि हम बहुत ज़्यादा जो है अपने रूटीन में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं उल्टी सीधी चीज़ों में, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो हर किसी के घर में आपको नज़र आएगी वो है मोटापे की बीमारी, चाहे वो मर्द हजरात हो चाहे वो ख़वातीन हो। अब तो छोटे बच्चों में भी ये बड़ा देखने में आ रहा है कि जी इतना ज़्यादा उनके घर वाले उन्हें खिलाते पिलाते कि उनका वक्त से पहले ही जो एक वेट है वो एक्सीड कर जाता है नॉर्मल वेट से। तो किस तरह से खाली सिर्फ ये खाना ही जो है वो हम समझते हैं कि जी हमारा वेट बढ़ाता है, या फिर कोई और रीजंस भी हो सकती हैं। और जैसे कि एक बीमारी का नाम है ओबेसिटी, मदर ऑफ ऑल डिजीजेज इसे कहा जाता है, और इसकी बिना पर और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमें अटैक करती हैं। इसलिए आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक बेहतरीन सर्जन मौजूद है, वेट लॉस सर्जन। तो आज हम सबको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं कि अब तो इतना अल्लाह का शुक्र है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ चुके हैं कि हर चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। एक तरह से ये भी सॉल्यूशन आ गया है कि हमने किस तरह से वेट लॉस करना है। एक तरीका और होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं। आज हम थोड़ा सर्जरी के हवाले से बात करेंगे। लोग बड़ा डरते हैं सर्जरी से, इसलिए ये चीज़ें आज क्लियर करना ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे वेट लॉस सर्जन, उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेब खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं मेरे ख्याल से सारे लोगों के लिए। सबकी उम्मीदें आप पे बड़ी जो है वो रहती होंगी हमेशा जब इस तरह की कोई इशू सामने आता होगा। थैंक यू। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये चीज़ बताइएगा कि जो हम कहते हैं कि जी पहले तो वेट के ऊपर बात करते हैं, वेट लॉस करना तो पहले दूर की बात है, लेकिन जो वेट गेन हमारा होता है ये किन चीज़ों की बिना पर होता है? मतलब हम अपना किस तरह का एक लाइफस्टाइल अपनाएं जो शायद कंटिन्यू करने में हमें मुश्किल ना हो। ये ना हो कि हम सिर्फ 2 से 3 महीने हम अपना ऐसा एक रूटीन बना लें और उसके बाद हमसे वो चीज़ फॉलो ना की जाए। तो वेट पहले आप मुझे बताएं कि किसी भी इंसान का किस बिना पे बढ़ता है? तो जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हर एज ग्रुप में ओबीज लोग हैं जी, खा वो बूढ़े हैं, खा वो जवान हैं, खा वो बच्चे हैं। और अब तो जो पाकिस्तान की नई स्टेटिस्टिक्स पब्लिक हेल्थ की बताती है वो ये है कि एवरी 3rd चाइल्ड जो है वो आइदर ओवरवेट है या ओबीज है। यस। और एवरी 4th अडल्ट जो है वो ओबीज है और एवरी 3rd ओवरवेट है। बिल्कुल सही। तो अनफॉर्चुनेटली अब एक ओवर साइज्ड सोसाइटी में हम रह रहे हैं जिसमें बहुत से लोग मोटापे का शिकार हैं। तो उसकी वजह एक तो ये कि लाइफस्टाइल जो हमने अपना लिया, जिसमें सिर्फ खाना ही नहीं है, उसमें सिर्फ उसमें ये है कि एक्सरसाइज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, पूरा दिन बैठे रहते हैं। फिर स्पेशली ये पिछले साल 2 में कोविड के दिनों में ओबेसिटी की शरह और भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ घरों में टीवी देख रहे होते हैं या वो दूसरे गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरफ ख़वातीन जो हैं वो भी सिर्फ घरों में बैठ के टीवी और वर्किंग नहीं कर रहे। नहीं, और हमें फिर नहीं, वाकई ये सच बात है, क्योंकि हम बड़े शॉर्टकट्स की तरफ आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं मशीनरी जिंदगी को अपनाने की कि हाँ जी ऑटोमेटिक चीज़ें हमारे पास आ जाएं, हमें कोई मैनुअली चीज़ों को अप्रोच ना करना पड़े। जैसे चलने के लिए लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं, लिफ्ट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये जो एक लाइफस्टाइल है मेरे ख्याल से ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और स्टडी जो कि अभी यूके में पब्लिश हुई है उसमें है कि अगर एक बच्चे को जो कि 8 साल से 20 साल की उम्र के दरमियान का जो एज ग्रुप है, इसमें अगर इन बच्चों को 1 वीक के लिए अगर सिर्फ रोका जाए कि वो टीवी ना देखें या वो गैजेट्स ना यूज़ करें, तो 1 इंच उनकी कमर कम हो जाती है, क्योंकि वो फिर वो टाइम अपने बाकी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। कम से कम थोड़ी बहुत तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती है। और बच्चों का फैट जो होता है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। बेबी फैट तो वैसे ही कहते हैं कि बड़ा जल्दी रिकवर कर लिया जा सकता है अगर आप उस पर मेहनत करें। तो अच्छा, अब अगर हम बात करें ओबेसिटी की कि खुदा ना खास्ता जैसे ओबेसिटी हो गई है, तो ये मुझे बताएं कि ये शुगर से किस तरह से रिलेट कर सकती है, इसका क्या रिलेशनशिप है? तो
जो रिसर्च बताती है उसमें ये है कि जितने फैट सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, यानी इंसुलिन उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहती जो हमारी बॉडी में होती है, वो उस तरह से शुगर को खा नहीं सकती, शुगर को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से जो मोटा बंदा होता है उसमें 80 टाइम्स मोर रिस्क होता है डायबिटीज़ का एक आम बंदे की निस्बत। अच्छा। तो यानी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा सकती है। फर्मली एस्टेब्लिश्ड है कि वो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है। सही है। अच्छा, नॉर्मली कहा यही जाता है कि ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाएंगे, और ज़ाहिर है ओबेसिटी भी फिर आप इसी तरीके से लिंक करेंगे। तो डू यू थिंक कि सिर्फ खाना इज़ द ओनली रीज़न जो ओबेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है या आपकी बॉडी में वो कर सकती है आगे? एक मेजर रीज़न तो है, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो एक मेजर रीज़न है टुवर्ड्स ओबेसिटी, स्पेशली जो फास्ट फूड्स हम लेते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और बेकरी आइटम्स, और एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे, ये एक आपने बात बताई, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे हम एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो हम एनर्जी लेते जाएं और यूटिलाइज ना करें तो वो तो एक ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट। लेकिन कहीं जगह पर ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनके खाने से मोटापा बढ़ जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपका मोटापे को इंक्रीज करती है, वो क्या है? तो ये जो ओबेसिटी की फील्ड है इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है। अच्छा। वी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जन। उसका मतलब ये है कि लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी हो जाती है। अच्छा। जिस तरह जो लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं या स्टीरॉइड से रिलेटेड ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉइड से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, इसी तरह थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो ये एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो कि ओबेसिटी के साथ लिंक्ड होता है। अच्छा। तो यू आर राइट कि ओबेसिटी सिर्फ खाने पीने से ही नहीं लिंक्ड, लेकिन मेजर रीज़न खाना पीना और कम एक्सरसाइज करना, कम एक्टिविटी। तो ये भी हम जैसे अगर खुदा ना खास्ता जैसे किसी को थायराइड्स की वजह से है मोटापा, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? यही सूरत हाल होगी कि आप जी एक्सरसाइज करें, डाइट करें, या और इसके अलावा कुछ? उसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज का तो उनमें भी रोल है, लेकिन उन्हें पहले अपना जो प्राइमरी कॉज है थायराइड का उसको ट्रीट रिजॉल्व करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं सर्जरी के ऊपर, बिकॉज यू आर अ सर्जन, माशाल्लाह से आपने बड़े सक्सेसफुल सर्जरीज की होंगी। तो इसका प्रोसीजर कितना लंबा होता है? क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है? एक्सपेंसिव है? क्या है? ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। ये जो वेट लॉस सर्जरी है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं या मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं, और ये लास्ट 3-4 डेकेड से चल रही है, 30-40 सालों से। लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि लेप्रोस्कोपिकली यानी छोटे छोटे सुराखों से करने की महारत कम लोगों में थी। अच्छा। इस वजह से पाकिस्तान में ये ज़रा लेट शुरू हुई। अभी पिछले 8-10 सालों से पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होती जा रही है और अब तो बहुत से सर्जन्स कर रहे हैं। और शुरू में ये होता था कि पहले पूरे पेट पे चीरा लगा के तो स्टमक के साइज़ को छोटा करना या बाईपास करना, उस टाइम टमी टक वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें शायद शामिल। टमी टक थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट है। हाँ, टमी टक में ये है कि आप मोटापे के इफ़ेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी ये है कि आप मोटापे की कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें आप स्टमक को आइदर छोटा करते हैं या फिर आप आंत के शुरू के कुछ हिस्से को बाईपास कर देते हैं ताकि कम खुराक हजम हो और वेट लॉस हो। सही। तो ये प्रोसीजर कितना लंबा होता है? इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है वो लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, आपने नाम सुना होगा, जिसमें स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं। 70 to 80% ऑफ स्टमक जो है उसको हम रिड्यूस कर दें। तो ये जस्ट 30 to 40 मिनट्स। अच्छा, बस 30 to 40। ओके। अच्छा, अक्सर लोग बड़ा घबराते हैं सर्जरी से कि ये सेफ है नहीं है, बाद में कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम जेनेटिकली ना हो जाए, तो इज इट सेफ सर्जरी? जेनेटिकली तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। और हर सर्जरी जो है उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराएं या पित्ते का ऑपरेशन कराएं तो हर ऑपरेशन के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। और लेकिन बेस्ट ये है कि बेस्ट सेंटर्स में ये सर्जरी करानी चाहिए। और
जहाँ पे सारी टीम जो है वो फुल ट्रेंड और फुल क्वालिफाइड हो, और जो कि हाई वॉल्यूम सेंटर हो जहाँ पे इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने में वहाँ के एनेस्थेटिस्ट, वहाँ के सर्जन, वहाँ के जूनियर स्टाफ, वहाँ के नर्सेज, वहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट सब ट्रेंड हों, तो फिर कॉम्प्लिकेशन के रिस्क तकरीबन ना होने के बराबर है। ओके, अच्छा, ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा ये, या हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हाँ, एक्सपेंसिव इस सेंस में कि अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे ये सर्जरी अभी कोई अच्छा, इतनी आम नहीं हुई है, फ्री में नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो स्टेपलर यूज़ होते हैं तो उसके जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए होती है। अच्छा, तो उस लिहाज से ये महंगी है, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या हेल्थ कार्ड्स पे भी ये अभी तक अप्रूव नहीं हुई। अच्छा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ओबेसिटी को एज अ डिज़ीज़ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे ओबेसिटी एक डिज़ीज़ है। ये जस्ट इसकी सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है कि लोग खूबसूरती के लिए सिर्फ सर्जरी करा लें। अच्छा। तो क्योंकि ओबेसिटी को जब आप ट्रीट करते हैं तो उसमें डायबिटीज़ का रिवर्सल होता है, उसमें हाइपरटेंशन जो है उसका रिवर्सल होता है, उसमें जो जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ें, आर्थराइटिस होता है, ज़्यादा वज़न की वजह से उनके घुटने और गिट्टों में तकलीफ़ होती है तो वो बेहतर होती है, वो उनकी मोबिलिटी बेहतर होती है। स्टडीज़ बताती हैं कि लॉन्ग टर्म में 9 से 14 साल इस सर्जरी के बाद एक बंदा अपने फेलो से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारता है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ता है। अच्छा, अच्छा, ये मुझे बताइए, इस ये जो सर्जरी है कोई एज लिमिट है इसके अंदर? क्योंकि हमने ओबेसिटी पे की जब बात करी तो उसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं, तो अगर ये सर्जरी की नौयत पड़ती है तो क्या बच्चे भी करवा सकते हैं या सिर्फ एक लिमिटेड एज है? दुनिया में बच्चों में भी हो रही है, लेकिन मैं डिस्करेज करता हूँ। जब मेरे पास पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, स्पेशली 12 ईयर 13 ईयर्स के बच्चे, तो उनको मैं डिस्करेज करता हूँ कि अभी सर्जरी ना कराएं और वो उनके लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, उनको साइकिलिंग कराएं, उनको वॉक कराएं, उनको रनिंग कराएं। बिल्कुल सारे, क्योंकि सर्जरी तो बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास। उनके लंच और डिनर के जो मील्स हैं उनको ज़रा कम करें, तो पहले उन चीज़ों से वेट को कम करें, क्योंकि अगर सर्जरी सिर्फ रखें तो फिर तो सब लोग कहेंगे कि खाएंगे पिएंगे और कहेंगे चलो जी आज सर्जरी करा कर आते हैं। अच्छा, तो एज लिमिट 70 इयर्स ऑफ एज तक हमने की है। ठीक, सही। अच्छा, अभी आपने कॉस्मेटिक सर्जरी की भी बात की थी, तो ये जो ये आपका लाइपो आ जाता है, जी, तो क्या ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है? क्योंकि मेरे ख्याल से काम तो दोनों का सेम ही है। लाइपोसक्शन ये है ना कि जस्ट जो फैट्स होते हैं हमारे स्किन के नीचे उनको वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है? तो वो यानी मैक्सिमम 3 kg 4 kg कम हो सकते हैं। तो वो अब अगर कोई ओवरवेट बंदा है जिसका वेट 80-85 kg है या 70-75 kg है और ही और शी वो वांट्स के वो वेट को कम करें कि वो उनकी ज़रा लुक अच्छी हो, तो उसके लिए वो लाइपोसक्शन बेहतर है। लेकिन एक 150 kg का बंदा या 110 या 120 kg के बंदे में अगर 2-3 किलो वजन निकल गया तो उसका कोई फायदा नहीं है उसका, और फिर वो वेट दोबारा गेन हो जाता है उनमें लाइपोसक्शन में। अब रेट अगर रेशियो हम देखें पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं कि ओबेसिटी का क्या रेट चल रहा है? जिस तरह मैंने आपको कहा कि एवरी 4th पर्सन इज ओबीस, जिनका BMI हमारा एक फार्मूला होता है जिसमें हम हाइट और वेट के हिसाब से BMI कैलकुलेट करते हैं। वो नॉर्मली 25 होता है, 25 से 30 ओवर वेट होता है। तो 25 से 30 ओवर वेट में तो इवन के मैं भी शामिल हूँ ओवर वेट में, लेकिन जो ओबीज हैं वो 30 to 35 क्लास 1 ओबीज होता है, 35 to 40 क्लास 2 ओबीज होते हैं, 40 to 50 फिर क्लास 3 ओबीज होते हैं। अच्छा, ये 3 तरह के ओबीज लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। Oh my God. तो बस तो वो यानी every 4th person is obese, not overweight. ओवरवेट, अच्छा, ओवरवेट अलग होता है, ओबीज अलग होता है।
ठीक ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेब। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी और जाहिर है उसका सोल्यूशन भी आपने बताया कि अगर हम करवाना चाहें, लेकिन अगेन एज अ डॉक्टर होने के नाते आपने इसको लास्ट ऑप्शन पर ही रखा है कि हम एज वाइज इस चीज़ को सोच सकते हैं कि अगर हम वक्त रहते अपना ख्याल करें, अपने रूटीन को ठीक करें, तो मेरे ख्याल से हम इस ओबीस की बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। तो जनाब इस चीज़ का हल बड़ा आसान है कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं और अपने साथ साथ दूसरों को भी इसी तरफ लेकर चलें, ताकि ये जो ओबीस जैसी बीमारियां हैं ये आपके हर दूसरे घर में आपको नज़र ना आए। और ये सर्जरी की तरफ जाना इज़ द लास्ट ऑप्शन, लेकिन उससे पहले अगर आप कोशिश करके अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं, इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती।